मूवी की शुरुआत में हम हैना को देखते हैं, जो कि एक एस्पायरिंग फैशन डिजाइनर है। उसका बॉयफ्रेंड है केलिन, जिसे उसकी बेस्ट फ्रेंड एस्थर ने मिलवाया था। एस्थर और हैना बहुत जिगरी दोस्त हैं। इस बात का अंदाजा हम उनके मैचिंग टैटूज से लगा सकते हैं। हैना अपने काम के लिए बहुत मेहनत करती है, पर उसका बॉस टॉक्सिक नेचर का है। वो अक्सर उसकी बनाई ड्रेसेस को क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि उसका काम ओरिजिनल नहीं है। यहाँ तक कि वो उससे ये भी कहता है कि अगर उसने इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई तो वो उसे जॉब से निकाल देगा। हैना इस सब की वजह से काफी स्ट्रेस में रहती है और उसके अपने पेरेंट्स के साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। हैना को लगता है कि वो उसकी परवाह नहीं करते और बस अपनी दुनिया में रहते हैं और उसके दुख दर्द और तकलीफ की किसी को चिंता नहीं है। जब वो उनके साथ डिनर कर रही होती है तो अचानक उसे अपने पेट में एक तेज दर्द महसूस होता है, अपने बर्थ मार्क वाली जगह पर, और उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसमें से कुछ निकल रहा है। पर अगले ही पल सब ठीक हो जाता है। अगले दिन हैना का बॉस अनाउंस करता है कि वो अपने आने वाले लेटेस्ट शो के लिए उन सभी जूनियर डिजाइनर्स में से किसी एक को पिक करेगा और जिसकी ड्रेस सबसे अच्छी होगी उसी को ये चांस मिलेगा। हैना इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती और वो अपनी ड्रेस पर काम करने में लग जाती है ताकि वो सिलेक्ट हो सके। पर तभी उसे अचानक अपनी बर्थ मार्क वाली जगह पर फिर से वैसा ही दर्द महसूस होता है। वो उस पार्ट को चेक करती है तो उसे उसमें कुछ मूव करता हुआ नजर आता है जो उसकी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वो अपना टॉप उठाकर देखती है तो उसे अपने अंदर से एक अजीब सा क्रीचर निकलता दिखाई देता है। हैना बहुत घबरा जाती है। अचानक वो क्रीचर उससे बात करने लगता है और उसे डिमोरलाइज करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसमें कोई टैलेंट नहीं है, वो यूजलेस है और बिना खुद को सुई चुभाए एक भी ड्रेस नहीं सिल सकती। किस बेस पर वो खुद को डिजाइनर कहती है। और देखते ही देखते हैना के अंदर से वो क्रीचर बाहर निकल आता है और हैना बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो उस क्रीचर को ढूंढने लगती है और वो अचानक उसके ऊपर जंप करता है। हैना उसे जोर से दीवार पर पटक देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो उसे उठाकर अलमारी में बंद कर देती है। वो ये कहकर खुद को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ये सब रियल नहीं है। वो अपने घाव पर बैंडेज करती है। इसी बीच उसे अपना ब्लड कपड़े पर देखकर एक नए डिजाइन का आइडिया आता है और वो फिर से अपने काम पर लग जाती है। उसे अलमारी से उस क्रीचर की आवाजें आती हैं जिसमें वो उसे बाहर निकालने को कह रहा है, पर वो उसे इग्नोर करती है। अगले दिन वो अपने बॉस को वो ड्रेस दिखाती है जो उसने डिजाइन की है। उसने उसे ब्लड स्टेन जैसा डिजाइन दिया है। उसके बॉस को वो पसंद आ जाता है और वो उसे ऐसे और डिजाइन्स बनाने को कहता है। इधर एस्थर को हैना का घाव दिखता है तो वो कंसर्न जताती है, पर हैना कहती है कि उसे बस थोड़ी स्किन एलर्जी हो गई है और वो काम खत्म होने के बाद डॉक्टर को दिखाने जाएगी, तो वो चिंता ना करे। डॉक्टर के क्लिनिक में हैना को पता चलता है कि उसे डुअल डीएनए काइमरा है, जो कि एक रेयर कंडीशन होती है जिसमें एक इंसान अपने जुड़वा को अपनी माँ के गर्भ में ही एब्सॉर्ब कर लेता है और इसीलिए इस जगह पर तुम्हारा बर्थ मार्क है। हैना उससे पूछती है कि क्या आपका जुड़वा आपके अंदर से वापस ग्रो कर सकता है। डॉक्टर इस बात पर हंसकर कहती है कि ये इम्पॉसिबल है और वो उसे कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देती है। रात में हैना एस्थर के साथ एक बार में होती है। एस्थर सलाह देती है कि उन्हें अपने बॉस का काम छोड़कर खुद का काम शुरू करना चाहिए, पर हैना को ये बहुत रिस्की लगता है और वो और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। वो एस्थर से तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर घर वापस चली जाती है। इधर वो क्रीचर जिस अलमारी में है वो खुल जाती है। जब हैना घर पहुँचती है तो उस क्रीचर को सोफे के नीचे से निकलते देखती है। वो बहुत डर जाती है और अब वो क्रीचर उसके दिमाग को मैनिपुलेट करने लगता है और कहता है कि तुम केलिन के लिए एक अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुमसे ज्यादा वो एस्थर से कनेक्टेड है। वो जैसे उसे हिप्नोटाइज करने लगता है और ये भी कहता है कि उन दोनों पर नजर रखो, उनके बीच कुछ चल रहा है। पर तभी हैना के फोन पर उसकी मॉम का कॉल आता है जिसकी वजह से उसका फोन बजने लगता है और वो हिप्नोटाइज नहीं हो पाती। वो उस क्रीचर के सर पे जोर से हिट करती है और उसे ले जाकर बेसमेंट में बांध देती है। इधर जब हैना की मॉम फिर से उसे कॉल करती है तो वो उसे बताती है कि वो और उसके डैड एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं और उसने एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी रखी है। वो हैना को उसके लिए इनवाइट करती है। हैना फोन काटने से पहले अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसका कोई जुड़वा था, तो उसकी मॉम पूछती है कि ये कैसा सवाल है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब हैना को ये यकीन हो जाता है कि उसका कोई डुअल डीएनए काइमेरा नहीं है, तो फिर आखिर वो क्रीचर है क्या। फिर हम देखते हैं कि एस्थर और केलिन उसके पास आते हैं और पिकनिक पर चलने को कहते हैं जो उन्होंने खास उसके लिए प्लान की है। पर हैना को क्रीचर की उनके बारे में कई बात याद आ जाती है
और वो उन्हें बहाना बनाकर टाल देती है और उनके साथ नहीं जाती। अब वो अपनी कंडीशन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है और उसे एक ऐसे सपोर्ट ग्रुप का पता चलता है जो उसी के जैसा इशू फेस कर रहे हैं। वो उस जगह जाती है तो उसे पता चलता है कि जो क्रीचर उसमें से निकला है वो अपेंडेज है जो एक पैरासाइट की तरह अपना होस्ट ढूंढता है और उस पर फीड करता है और इस तरह अपने होस्ट को बहुत कमजोर कर देता है। ये पैरासाइट कमजोर लोगों की इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाकर ताकतवर बनता है और अपने होस्ट पर पूरा कंट्रोल जमा लेता है। वो लोग उसे एक ऐसा सीरम देते हैं जिसे इंजेक्ट करने से वो क्रीचर शांत हो जाता है और वो लोग अपने अपने अपेंडेज को उसी की मदद से शांत रखते हैं। पर इसका थोड़ा साइड इफेक्ट भी उन पर होता है क्योंकि आप और आपका अपेंडेज एक दूसरे से लिंक्ड है। जब मीटिंग खत्म होती है तो क्लॉडिया नाम की एक लेडी हैना को अप्रोच करती है और उसे अपने घर पर कॉफी के लिए इनवाइट करती है। बहुत जल्द उन दोनों के बीच बातों बातों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो दोस्त बन जाते हैं। अपने घर आकर हैना वो सीरम उस क्रीचर में इंजेक्ट करती है और जल्द ही उसका साइड इफेक्ट उस पर भी होने लगता है। जब केलिन उससे मिलने आता है तो वो उसे कुछ खोई खोई और बेचैन सी लगती है। वो उससे वजह पूछता है तो वो उसे अपेंडेज की पूरी कहानी सुना देती है, पर केलिन को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। अब हैना और अपसेट हो जाती है और उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। अगले दिन हैना एस्थर के साथ भी बहुत रूडली बिहेव करती है और जब एस्थर उसके लिए कंसर्न जाहिर करती है तो वो उससे भी उसे अकेला छोड़ देने को कहती है। एस्थर को ये सब बहुत अजीब लगता है। फिर हम हैना को क्लॉडिया के साथ देखते हैं और बातों बातों में हैना उसे बताती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तभी उसे शराब की लत लग गई थी और उसने शराब के नशे में ही एक कार एक्सीडेंट किया था जिसमें उसकी जान जाते जाते बची थी। उसके ऐसे गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर की वजह से उसके और उसके पेरेंट्स के बीच दूरियां आ गईं और वो अपनी जिंदगी से कैसे कोप अप करे उसे नहीं पता। क्लॉडिया उसे बताती है कि कुछ वक्त पहले वो भी ऐसे स्ट्रेस के दौर से गुजर रही थी, पर फिर उसने अपने अपेंडेज की बातें सुनना शुरू किया। वो एक तरह से हमारे पर्सनल भविष्यवक्ता की तरह काम करता है। क्लॉडिया उसे बताती है कि उसे बेबी कंसीव करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, हर तरह का इलाज फेल हो गया था। इस सब से उसका पति भी उससे दूर हो गया और एक दिन उसके अपेंडेज ने उसे बताया कि उसके पति की जिंदगी में कोई और औरत है और जल्दी ही वो बाप बनने वाला है। ये सब जानने के बाद उसने अपने पति से तलाक ले लिया और अब वो अपनी सिंगल लाइफ में बहुत खुश है। उसके अपेंडेज ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो हैना को भी अपने अपेंडेज की बात सुनने की सलाह देती है, पर वो उसे वार्न भी करती है कि वो क्रीचर यानी अपेंडेज उसे हिप्नोटाइज ना कर पाए और ये सब एक राज रहना चाहिए। फिर हम हैना को अपने अपेंडेज के साथ देखते हैं। वो उसकी बात सुनने की कोशिश करती है और वो बहुत जल्द उसके दिमाग में जहर घोलने लगता है, उसे मैनिपुलेट करने लगता है। वो उससे कहता है कि एस्थर और कैलिन एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर तुमसे कभी कोई प्यार नहीं करेगा, ना तुम्हारे दोस्त, ना पेरेंट्स और ना कोई और, क्योंकि तुम प्यार के काबिल ही नहीं हो। हैना और नहीं सुन सकती। वो उसका मुंह बंद करने के लिए उसमें सीरम इंजेक्ट कर देती है, पर वो देखती है कि सिरिंज तो खाली है। अब वो क्रीचर इस मौके का फायदा उठाकर हैना को हिप्नोटाइज कर देता है, जिससे हैना बेहोश हो जाती है और जब वो आंखें खोलती है तो क्रीचर वहाँ से आजाद हो चुका होता है। वो अपने अपार्टमेंट की ओर भागती है और सब जगह उसे ढूंढती है, पर वो उसे नहीं मिलता। वो क्लॉडिया को फोन करके इसकी खबर देती है। क्लॉडिया कहती है कि वो अभी उससे मिलने आ रही है, पर हैना कहती है कि उसे अभी अपने पेरेंट्स की फेयरवेल पार्टी में जाना है। तो क्लॉडिया उससे कहती है कि जब वो लौट कर आएगी तब वो इस बारे में बात करेंगे और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे। हैना अपने पेरेंट्स के घर पहुंचती है, पर उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा है और अचानक उसके मुंह से ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है जो सीधा खाने में गिरता है। उसकी मॉम शॉक रह जाती है और उससे पूछती है कि उसे क्या हो गया है। अब वो अपनी मॉम को बताने की कोशिश करती है कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, पर उसकी मॉम भी उसकी बात नहीं सुनती और उसके बचपन के कार एक्सीडेंट का जिक्र करके उसे कहती है कि तुम्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि तुम कभी अपने एक्शंस की जिम्मेदारी नहीं लेती। ये सुनकर हैना का दिल टूट जाता है क्योंकि उसकी अपनी माँ ही उसे समझने की कोशिश नहीं कर रही और वो वहाँ से चली जाती है। हैना अपने घर लौटती है और परेशान हालत में बिस्तर में लेट जाती है। तभी उसे अपने पीछे कुछ आहट सुनाई देती है और हम देखते हैं कि वो क्रीचर पूरी तरह ग्रो कर चुका है और टंग मैकेनिज्म के थ्रू उसे हिप्नोटाइज करके उस पर फीड करने लगता है। हैना होश खोने लगती है। इसी बीच क्लॉडिया भी वहाँ आ जाती है और यहाँ खुलासा होता है कि ये सब उसकी चाल थी। फिर हम हैना के अपेंडेज को देखते हैं जिसने पूरी तरह उसकी बॉडी इख्तियार कर ली है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि क्लॉडिया भी इस प्रोसेस से गुजर चुकी है और उसके भी अपेंडेज ने उसे रिप्लेस किया हुआ है। यानी क्लॉडिया के अपेंडेज ने हैना को मैनिपुलेट किया अपने अपेंडेज की बात सुनने के लिए। अपने पति और उसके अफेयर और उसके फादर बनने की झूठी बातें उसने कही उसे कन्विंस करने के लिए, ताकि आखिर में हैना का अपेंडेज आजाद होकर उसका रूप ले सके। फिर हम क्लॉडिया और हैना के अपेंडेज को उसी सपोर्ट ग्रुप में देखते हैं और यहाँ ये खुलासा होता है
कि वो पूरा सपोर्ट ग्रुप ही अपेंडेजेस का ग्रुप है जिन्होंने अपने अपने होस्ट की बॉडीज को ले लिया है। वो हैना जैसे लोगों को ढूंढते हैं और जानबूझकर उन्हें सोल्यूशन के बहाने सीरम इंजेक्शंस देते हैं जो एक वक्त पर खाली होते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाकर अपेंडेज अपने होस्ट की बॉडी ले लेता है। इसे हम एक तरह से अपेंडेज की आर्मी कह सकते हैं। और अब उनकी प्लानिंग न सिर्फ अपने होस्ट्स पर बल्कि नॉर्मल कमजोर आम लोगों पर भी फीड करने की है। हैना का अपेंडेज इस बात से बहुत एक्साइटेड है। अगले दिन हैना का अपेंडेज अपने बॉस को नए डिजाइन दिखाता है। उसका बॉस उससे बहुत इम्प्रेस होता है और उसे अपने लेटेस्ट शो के लिए सेलेक्ट कर लेता है। हम देख सकते हैं कि हैना पहले के मुकाबले बहुत कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव लग रही है। एस्थर भी ये नोटिस करती है, पर वो समझ नहीं पा रही कि उसकी दोस्त में अचानक इस बदलाव की वजह क्या है। तभी उसकी नजर हैना की कलाई पर पड़ती है। वहाँ उनका मैचिंग टैटू नहीं है। अब एस्थर को शक हो जाता है कि शायद ये उसकी दोस्त हैना है ही नहीं। एस्थर हैना को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचती है और बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनती है। वो बेसमेंट में चेक करती है तो देखती है कि हैना वहाँ बंधी हुई है और उसकी हालत बहुत खराब है। एस्थर हैना को हॉस्पिटल ले जाती है और हैना उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है और उसे पूरी बात बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। इधर हैना का अपेंडेज केलिन के घर आता है और केलिन भी उसके अंदर के बदलाव को महसूस कर सकता है और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ। जब वो शावर के लिए चला जाता है तो हैना के अपेंडेज का एक दांत टूट जाता है। वो पैनिक करने लगती है और क्लॉडिया को कॉल करती है और अपनी कंडीशन बताती है। क्लॉडिया बेसमेंट में जाकर चेक करती है और हैना के अपेंडेज को बताती है कि उसकी होस्ट हैना वहाँ नहीं है। उसकी फिजिकल हालत में सुधार हो रहा है, इसीलिए हैना के अपेंडेज की हालत बिगड़ रही है। उसे अपनी ताकत रीगेन करने के लिए नए होस्ट की जरूरत पड़ेगी और यहाँ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका नया होस्ट कोई और नहीं केलिन ही होगा। इधर हैना को हॉस्पिटल में फिर से कमजोरी फील होने लगती है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे एहसास होता है कि ये अपेंडेज की वजह से हो रहा है। इसी बीच एस्थर केलिन को फोन मिला रही है ताकि उसे हैना के बारे में बता सके, पर वो कॉल नहीं उठा रहा। हैना को लगता है कि वो मुसीबत में है क्योंकि जब वो बेसमेंट में कैद थी तो उसने क्लॉडिया को कहते सुना था कि हैना और उसका अपेंडेज ज्यादा वक्त के लिए लिंक्ड नहीं रहेंगे और फिर उसे नए होस्ट की जरूरत पड़ेगी। एस्थर और हैना केलिन के घर की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ हैना का अपेंडेज केलिन के ऊपर फीड करने लगता है। केलिन की सांसें उखड़ने लगती हैं और ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी दम तोड़ देगा। तभी हैना वहाँ आ जाती है और क्लॉडिया उससे फाइट करने लगती है और उसे ओवर पावर करके इंजेक्शन से उसे बेहोश करने वाली होती है। पर इसी बीच एस्थर उसके पैर में एक नुकीली चीज हिट करती है और हैना क्लॉडिया से इंजेक्शन छीनकर उसी के गले में मार देती है। क्लॉडिया बेहोश हो जाती है। हैना केलिन के पास पहुंचती है और अपेंडेज की जीभ कैंची से काट देती है। केलिन की जान बच जाती है। अब हैना अपेंडेज से कहती है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी कंट्रोल नहीं करने दूंगी, पर हमें साथ ही रहना है तो एक दूसरे की आदत डालनी होगी। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। अपेंडेज कंफ्यूज्ड है। हैना उसे किस करती है तो अपेंडेज सिकुड़कर अपनी पहली वाली फॉर्म में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि हैना और एस्थर असली वाली क्लॉडिया को बचा लेते हैं जिसे उसके अपेंडेज ने उसी के घर में कैद किया हुआ था। हैना और एस्थर अपनी जॉब छोड़कर साथ में अपना फैशन बिजनेस शुरू कर देती हैं, जैसा एस्थर चाहती थी। आखिरी सीन में हैना को सिलाई करते हुए सुई चुभ जाती है और उसे अपने अपेंडेज की बात याद आ जाती है कि वो खुद को सुई चुभाए बिना एक भी ड्रेस नहीं बना सकती और इनसिक्योरिटीज फिर से उसके दिमाग में घर करने लगती हैं। लेकिन वो जानती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो ऊपर एटिक में जाती है जहाँ उसने अपने अपेंडेज को बेबी की तरह पालने में रखा हुआ है। वो रो रहा होता है तो वो उसके मुंह में निपल डालकर चुप करा देती है। दरअसल उसका अपेंडेज एक तरह से उसके अंदर की नेगेटिविटीज और इनसिक्योरिटीज थी जो मैनिफेस्ट होकर बाहर आ गई थी, पर अब वो अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती और अपेंडेज के शांत रहने से उसका मन भी शांत हो जाता है और अब उसने अपनी इनसिक्योरिटीज और नेगेटिविटीज पर काबू पा लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर ना पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगी और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।